हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये है साइंस का 8th क्लास का साइंस की बुक, इसका पहला लेसन है। तो इसमें ये लेसन है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सब्जियों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या होता है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हों। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ एक दूसरे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मोटे तौर पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे पहला है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो इसमें बताया गया है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समसामयिक विधि पर करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका प्रयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप अथवा कृषि कार्य पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना और खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई और उसके बाद भंडारण। तो इसमें मिट्टी तैयार करने के बारे में बताया गया है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण कहलाता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पौल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे तथा जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवियों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं।
अतः मिट्टी को उलटना या पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। इसे हल चलाना भी कहते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यह मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। फिर आते हैं कृषि और औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हल, प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल लगा होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल व एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी का पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। फिर है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन हम क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं और यह जल पर तैरने लग जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। फिर आगे है पौधे को सूर्य का प्रकाश। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इसमें बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद और उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र में किसानों खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद की मात्रा देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर भी हो जाते हैं। खाद एक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं
जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित खाद्य पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? इसमें नीचे दिया गया है, हाँ यही है। उर्वरक किस गिलास में पौधों की वृद्धि ज़्यादा है, किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है, या फिर एक समान है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर खाद और उसमें अंतर बताया गया है। खाद के लाभ क्या क्या हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और रंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की भी आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में कभी भी नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक हो जाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यहाँ पर जल के स्रोतों के बारे में बताया गया तथा सिंचाई के पारंपरिक तरीके भी दिए गए हैं। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी तथा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा यह सस्ते हैं, परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके भी निम्न दिखाए गए हैं। मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, ये सभी यहाँ पर दिखाया गया है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। सिंचाई की अभी आधुनिक विधियाँ चली हुई हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है
ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती तथा कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में गिरता है। ये देख लीजिए ड्रिप तंत्र को भी, ड्रिप तंत्र भी, छिड़काव तंत्र भी दिखाया। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे अन्य पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर खरपतवार से सुरक्षा दिखाई गई है। जो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हर्रों की सहायता से भी किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे टोडी और फोडी खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यक अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पन एवं बीज बनने के पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह तथा नाक अपने कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। काटी गई फसल से बीजों, दानों और भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेसिंग का कार्य भी कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किनारों के किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का भी, क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी का भी होता है। भंडारण, उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण घरों में किया जाता है, जिससे उनको
पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है। इस सारणी में पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जीव जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय प्रदेशों या क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें प्रश्न दिखा दिए गए हैं। तो ये इन प्रश्नों के लिए एक PDF है, मैं वो आपको करवाऊंगा अभी। तो ओके, ठीक है, ओके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो पर कमेंट जरूर करना।